Hello everyone, welcome back. Now we are going to start a very important topic called vapor pressure. Why vapor pressure topic is important? इसके बारे में आप already 11th standard में पढ़ चुके हैं in the chapter states of matter liquid state में. Vapor pressure topic बहुत ज़्यादा important है. उसका reason क्या है? The rest of the chapter liquid solutions and solid liquid solutions हमारे जो बचे हुए दो सबसे major topics हैं लिक्विड सॉल्यूशंस एंड सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस. ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इनको समझने के लिए आपको वेपर प्रेशर ही रिक्वायर्ड होगा. इफ़ यू आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन रिलेटेड टू लिक्विड और सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, अल्टीमेटली प्रॉपर्टीज को जस्टिफाई करने के लिए आपको वेपर प्रेशर का कंसेप्ट ही चाहिए. ठीक है, इसलिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा. ठीक है, अगर आपने वाटर में इथेनॉल मिलाया है तो इथेनॉल भी वेपर बनाएगा, वाटर भी वेपर बनाएगा और उस सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज है उन दोनों के वेपर प्रेशर्स पे डिपेंड करेंगी. अगर आपने इस वाटर में शुगर डिसॉल्व की है तो वाटर भी वेपर बनाएगा लेकिन शुगर वेपर नहीं बनाएगा. वाटर ही वेपर बनाएगा, शुगर वेपर्स नहीं बनाएगा. तो जो भी वेपर प्रेशर होगा इट विल बी बिकॉज ऑफ ओनली वाटर. तो उसकी जो प्रॉपर्टीज डिपेंड करेंगी, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करेंगी वो वाटर के वेपर प्रेशर पे डिपेंड करेंगी आफ्टर एडिंग शुगर. तो इसलिए हमारा ये जो कंसेप्ट है वेपर प्रेशर का, बहुत ज़्यादा क्रूशियल कंसेप्ट है. आप इसको ध्यान से समझना. नॉट एज अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू. आपको इसका कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन राइट अ नोट ऑन इट का नहीं करना है सॉल्व. आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी है व्हाट इज वेपर प्रेशर. ठीक है, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल. इन अ बीकर evacuated vessel attached to the manometer to measure the pressure, I have taken some liquid. Now it is an evacuated vessel, so theoretical pressure will be 0. Now I have put some liquid inside it and outside that I have a thermostat. Thermostat I am keeping to keep the temperature constant. Now the molecules on the surface of liquid, इसमें आपको ध्यान से समझना. Molecules on the surface of the liquid acquire some energy from the surrounding or surrounding molecules. ये जो मॉलिक्यूल है सरफेस का, ये अपने सराउंडिंग मॉलिक्यूल से और अपनी सराउंडिंग से थोड़ी एक्स्ट्रा थर्मल एनर्जी गेन कर लेता है. और जब वो एक्स्ट्रा थर्मल एनर्जी गेन कर लेता है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक कर देता है. जब वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक कर देता है तो मॉलिक्यूल फ्री हो जाता है, मतलब वेपर बना लेता है. इसे हम कहते हैं इवेपोरेशन. ठीक है, तो स्टार्टिंग में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स सराउंडिंग टेम्परेचर को यूज करके वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं इवेपोरेशन. अब इवेपोरेशन हो गया, वेपर मॉलिक्यूल्स बन गए. ये वेपर के मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं, एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और जाके लिक्विड की सरफेस पे भी स्ट्राइक करते हैं. जब वो लिक्विड की सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं या आपस में कंडेंस होते हैं, आपस में स्ट्राइक करते हैं, तो कुछ मॉलिक्यूल्स कंडेंस हो जाते हैं. इसका मतलब वेपर कन्वर्ट इनटू लिक्विड. दिस इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन. तो अब इस वेसल के अंदर दो प्रोसेसेस हो गए. एक प्रोसेस हुआ इवेपोरेशन, दूसरा प्रोसेस हुआ कंडेंसेशन. Initially the rate of evaporation is faster than the condensation. मतलब वेपर में जाने वाले मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं और वेपर से लिक्विड में आने वाले मॉलिक्यूल्स कम हैं. तो धीरे धीरे वेपर की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी. जैसे जैसे वेपर की क्वांटिटी बढ़ेगी यहां पे प्रेशर बढ़ेगा. आफ्टर सम टाइम we observe that the pressure here becomes constant. Why would the pressure would have become constant is because for a simple reason
that rate of evaporation and rate of condensations have become equal. Rate of evaporation and rate of condensations have become equal, so the amount of vapor and amount of liquids have become constant. When amount of vapor and amount of liquid have become constant, the pressure here will become constant. इस कांस्टेंट प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। तो प्रेशर कैसे एग्जर्ट कर रही है ये वेपर्स? तो जैसे बाकी सभी गैसेस करती हैं, वेपर्स आके लिक्विड की सरफेस पे स्ट्राइक करेंगी। जब लिक्विड्स आके वेपर्स आके लिक्विड की सरफेस पे स्ट्राइक करेंगी तो प्रेशर एग्जर्ट होगा। तो प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर at constant temperature, pressure exerted by vapor on its liquid surface when liquid and vapor are in equilibrium is called vapor pressure. Now here, when rate of condensation and rate of evaporation have become equal, we call it as a vapor liquid equilibrium. Why we are keeping temperature constant in this case? तो मैंने आपसे क्या कहा, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पे है वो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करके वेपर में कन्वर्ट होते हैं। इसका मतलब लिक्विड प्लस हीट कन्वर्ट इनटू वेपर। इसका मतलब ये जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और वेपर से लिक्विड आने का जो रिवर्स प्रोसेस है इसमें हीट रिलीज होगी, तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसका मतलब क्या हुआ, ली चाटलियर्स प्रिंसिपल लगाओ। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, ज्यादा वेपर बनेगी तो ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। अगर आपने टेम्परेचर कम किया तो रिएक्शन क्या करेगी, टेम्परेचर बढ़ाएगी, ली चाटलियर्स प्रिंसिपल। अगर हमने टेम्परेचर कम किया तो रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाएगी और टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए रिवर्स रिएक्शन होगा, मतलब वेपर किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। मतलब क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन। सो वेपर टू लिक्विड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, मतलब लो टेम्परेचर पे वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होती है। एंड लिक्विड टू वेपर इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, तो हाई टेम्परेचर पे ज्यादा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है। सो दिस इज अबाउट द लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम एंड द वेपर प्रेशर। नाउ द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर इज द नेचर ऑफ लिक्विड। What do we mean by the nature of liquid? Indirectly we are talking about intermolecular force. We know that petrol, diesel, kerosene evaporate faster than the water. Water थोड़ा धीरे वेपर बनाता है, कम वेपर बनाता है, लेकिन पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, हाइड्रोकार्बन्स जल्दी वेपर्स बनाते हैं, फास्ट वेपर बनाते हैं। What is the reason? इंटरमोलिकुलर फोर्स। आप वापस बेसिक पे जाओ, मैंने आपसे क्या कहा था, वेपर कब बनती है, जब कोई मॉलिक्यूल अपने सराउंडिंग से एनर्जी अब्सॉर्ब करके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ब्रेक कर देता है। तो सिंपल लॉजिक है, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होंगे तो ब्रेक करने के लिए एनर्जी भी ज्यादा चाहिए, मतलब वेपर्स कम बनेगी। लेकिन अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा वीक है तो थोड़ी एनर्जी मिलते ही इंटरमोलिकुलर फोर्स ब्रेक हो जाएंगे, थोड़ी एनर्जी मिलते ही इंटरमोलिकुलर फोर्स ब्रेक हो जाएंगे, तो मॉलिक्यूल विल कन्वर्ट इनटू वेपर।
ठीक है। सो दिस इज हाउ द नेचर ऑफ लिक्विड, दैट मीन्स इंटरमोलिकुलर फोर्स विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। जिन लिक्विड्स में इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होता है, उनका वेपर प्रेशर कम होता है। जिन लिक्विड्स का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, मतलब उनके इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होते हैं, ठीक है। सो दैट्स फर्स्ट थिंग इज द नेचर ऑफ लिक्विड। सेकंड इज टेम्परेचर, दैट्स क्लियर। हाई टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, लो टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर कम होगा। टेम्परेचर की इक्वेशन, अगर हमें दो अलग अलग टेम्परेचर्स पे वेपर प्रेशर फाइंड करना है, सो वी कैन यूज द इक्वेशन log P2 upon P1, log P2 upon P1 is equal to delta H upon 2.303 R to T2 minus T1 upon T1 T2. P2 is the vapor pressure at temperature T2, P1 is the vapor pressure at temperature T1, R is gas constant. What is delta H? Enthalpy change, enthalpy change, enthalpy of vaporization। अब एक बात बताइए, ये जो डेल्टा H आएगा यहां पे, will it be positive or negative? This delta H will be positive or negative? This delta H will be positive because simple reason, प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। मैंने अभी आपसे थियोरेटिकली एक लाइन यूज किया था कि हाई टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, लो टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर कम होता है। इसको प्रूव कर लेते हैं। सपोज मैंने टेम्परेचर बढ़ाया है, टेम्परेचर बढ़ाया, तो T2 माइनस T1, T2 इज ग्रेटर देन T1, टेम्परेचर बढ़ाया। सपोज T2 इज ग्रेटर देन T1, टेम्परेचर बढ़ाया, तो ये टर्म पॉजिटिव आएगा, ये टर्म पॉजिटिव आया, और रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो डेल्टा H भी क्या है, पॉजिटिव। मतलब इस लॉग का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव। लॉग P2 अपॉन P1 इज पॉजिटिव, इसका मतलब P2 इज ग्रेटर देन P1। इसका मतलब लो टेम्परेचर पर कम वेपर बनती है और हाई टेम्परेचर पे ज्यादा वेपर फॉर्म होती है। नाउ बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर, लेट्स एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। Boiling point is at that temperature at which vapor pressure of liquid become equal to external pressure। इसको थोड़ा ग्राफ से समझते हैं। हमने यहाँ पे y एक्सिस पे लिया है प्रेशर इन मिलीमीटर, x एक्सिस पे लिया है टेम्परेचर इन केल्विन। ये 50 मिलीमीटर, 100 मिलीमीटर, 200, 300, 400, ये है 760 मिलीमीटर। Why I have specifically marked 760 millimeter? Because it is equal to the normal atmospheric pressure at sea level। sea level पे normal atmospheric pressure कितना होता है, 760 मिलीमीटर। Now मैंने इस बीकर में एक लिक्विड लिया, लिक्विड ने वेपर बनाया, उसका वेपर प्रेशर कितना है, लेट्स से उसका वेपर प्रेशर है P, और लेट्स से इसका वेपर प्रेशर है 200 मिलीमीटर। जो भी लिक्विड मैंने लिया, रूम टेम्परेचर पे 298 केल्विन पे इसका जो वेपर प्रेशर आ रहा है वो आ रहा है लेट्स से 200। नाउ आई स्टार्ट हीटिंग इट। व्हाट विल हैपन इफ आई स्टार्ट हीटिंग इट? What will happen if I start heating it? More vapor will be formed or less vapor will be formed? ज्यादा वेपर बनेगी या कम वेपर बनेगी, बताओ? ऑब्वियसली ज्यादा वेपर बनेगी क्योंकि प्रोसेस एंडोथर्मिक है।
अगर वेपर ज्यादा बनेगी तो बताओ वेपर प्रेशर का क्या होगा? वेपर प्रेशर विल इंक्रीज और डिक्रीज। अगर ज्यादा वेपर बनेगी तो वेपर प्रेशर का क्या होगा? वेपर प्रेशर विल इंक्रीज और डिक्रीज। वेपर प्रेशर विल इंक्रीज, सो वेपर प्रेशर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। As we are increasing the temperature, more and more vapors are being formed and the vapor pressure is increasing. Vapor pressure of liquid. Now at a certain temperature, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जो पहले 200 था अब वो 760 हो गया, एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो गया। जब वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। सो बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, व्हाट डज इट मीन? इसका सिंपल मीनिंग ये है कि वाटर का वेपर प्रेशर 100 डिग्री सेल्सियस पे आने के बाद 1 एटमॉस्फेरिक हो जाता है। समझ में आया? अगर मैं आपसे कह रहा हूं वाटर का वेपर प्रेशर, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, तो इसका मतलब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वाटर का वेपर प्रेशर 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी पहुंच जाता है। इज दैट क्लियर? Okay, so this is about boiling point. Now I want to talk about 2 more points related to the boiling point. वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या हमेशा 100 ही होता है? प्रेशर कुकर हो या माउंटेन हो या सभी जगह पे क्या वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है? नो। बॉइलिंग पॉइंट इज द फंक्शन ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर। Boiling point is the function of external pressure. What does it mean? It means कि अगर मैं यहाँ पे suppose I am doing the experiment, same experiment I am doing at high altitudes, mountains पे कर रहा हूँ मैं experiment, right? Mount Everest पे मैं experiment कर रहा हूँ या किसी mountain पे मैं experiment कर रहा हूँ जहाँ पे external pressure सिर्फ 600 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है। ये हाई एल्टीट्यूड का एक्सटर्नल प्रेशर है। एक्सटर्नल प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड। तो देखो पहले से कम टेम्परेचर पे एक्सटर्नल प्रेशर और वेपर प्रेशर इक्वल हो गए। इसका मतलब अब लिक्विड कब बॉईल होगा? T1 पे या TB पे? T1 पे। लिक्विड विल स्टार्ट बॉइलिंग अर्ली। इसका मतलब एट हाई एल्टीट्यूड वेपर प्रेशर of liquid and external pressure become equal at lower temperature than its normal boiling point. In other words, at high altitudes boiling point of liquid decreases. तो अगर आप माउंटेन्स पे चले जाओगे, हाई एल्टीट्यूड्स पे चले जाओगे तो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल नहीं होगा, उससे कम टेम्परेचर पे बॉईल होने लग जाएगा। ठीक है? सेकेंड थिंग, नाउ let's say we have kept water in a pressure cooker, उसके ऊपर वेट लगा दिया, वो जो विसल होती है वेट लगा दिया उसके ऊपर, तो एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ गया। Now let's suppose the external pressure has become 900 millimeter of mercury. एक्सटर्नल प्रेशर कितना हो गया? 900 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो आप मुझे सोच के समझ के बताइए कि क्या वाटर इस टेम्परेचर पे बॉईल होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इस टेम्परेचर पे वाटर का वेपर प्रेशर कितना है? 760।
लेकिन एक्सटर्नल प्रेशर कितना है 900। तो अब लिक्विड को बॉईल होने के लिए वेपर प्रेशर 760 तक नहीं पहुंचाना, कहां तक पहुंचाना है 900 तक। अब वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। इसका मतलब जब एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, जब एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। इसलिए हाई एल्टीट्यूड्स पे एक्सटर्नल प्रेशर कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो कुकिंग बिकम्स डिफिकल्ट। In the pressure cooker, external pressure is more, boiling point is more, the cooking becomes faster. If nothing has been said about the external pressure, that means the boiling point is being measured at 1 atmospheric pressure. Second thing, liquids having less boiling points are more volatile. At any given temperature, liquid having higher vapor pressure has less boiling point. ठीक है, तो हम एक स्टेटमेंट और बना देते हैं, boiling point and vapor pressure are inversely related to each other. They are inversely related to each other. How they are inversely related to each other? तो सिंपल लॉजिक है। अगर आपने दो लिक्विड लिए, एक का वेपर प्रेशर, दोनों का टेम्परेचर सेम है 500 केल्विन, दोनों का टेम्परेचर कितना है सॉरी दोनों का टेम्परेचर है लेट्स से 300 केल्विन। ठीक है, दो लिक्विड लिए, दोनों का टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। एक लिक्विड वेपर बनाता है जिसका वेपर प्रेशर है 500 मिलीमीटर, दूसरा लिक्विड वेपर बनाता है जिसका वेपर प्रेशर है 300। हमने कहा था ना वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ लिक्विड पे, तो मैंने टेम्परेचर तो कांस्टेंट रखा 300। दो अलग अलग लिक्विड लिए तो टेम्परेचर सेम है लेकिन दोनों के वेपर प्रेशर तो अलग होंगे ना, ठीक है ना। अब एक लिक्विड वेपर प्रेशर बना रहा है 500 और दूसरे लिक्विड का वेपर प्रेशर है 300, लेकिन बॉयल होने के लिए दोनों का वेपर प्रेशर कितना होना चाहिए 760। तो बताओ जब मैं दोनों को हीट करूंगा 760 पे कौन पहुंचेगा पहले? जब मैं दोनों को हीट करूंगा 760 पे पहले कौन पहुंचेगा? ऑब्वियसली 500 वाला 760 पे जल्दी पहुंचेगा। जल्दी पहुंचेगा मतलब जल्दी बॉयल होगा, मतलब कम टेम्परेचर पे बॉयल होगा। इसका मतलब एट हाई टेम्परेचर, सॉरी द लिक्विड हैविंग हाई वेपर प्रेशर विल बी हैविंग लेस बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा जो लिक्विड है उस लिक्विड का वेपर प्रेशर 300 है और उस 300 को उसको पहुंचाना कहां तक है? उस 300 को उसको पहुंचाना कहां तक है? 760 तक। तो 500 से 760 जाना इजी है, लेकिन 300 से 760 जाना तो डिफिकल्ट है ना। तो इसका मतलब ज्यादा वेपर बनानी पड़ेगी, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो जिसका वेपर प्रेशर कम, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम। ठीक है, सो दीज आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट्स। नाउ फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड बिकम इक्वल। यस, अपने मेल्टिंग पॉइंट के पास, आसपास, नियर टू द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड, सॉलिड्स भी वेपर बनाते हैं। नियर टू देयर मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड्स ऑल्सो फॉर्म वेपर, मतलब आइस का भी कुछ वेपर प्रेशर होता है और वाटर का भी वेपर प्रेशर, तो वाटर का तो होता ही क्योंकि वाटर लिक्विड है। किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर आइस का वेपर प्रेशर, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर आइस का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो गया, आइस का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर, सॉरी आइस का वेपर प्रेशर वाटर के वेपर प्रेशर के इक्वल हो गया, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आइस का वाटर वेपर प्रेशर वाटर के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, तो हम उसको बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, सो
हमने आइस लिया -10 डिग्री सेल्सियस पे, उसका वेपर प्रेशर बहुत कम है। आइस लिया -10 डिग्री पे, उसका वेपर प्रेशर बहुत कम है, बिकॉज सॉलिड्स का वेपर प्रेशर होता तो है पर बहुत लो होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे आइस का वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ठीक, तो ये हो गया वेपर प्रेशर ऑफ आइस का ग्राफ। अब मैंने वाटर लिया 25 डिग्री सेल्सियस पे। आई हैव टेकन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। वाटर लिक्विड है और टेम्परेचर भी ज्यादा है 25 डिग्री। आइस का टेम्परेचर मैंने कितना लिया था -10, वाटर का कितना लिया 25। तो वाटर लिक्विड है, ऊपर से उसका टेम्परेचर भी ज्यादा है, तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। अब हम उस वाटर का टेम्परेचर कम करते हैं, ठीक है, इसको रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। तो जैसे जैसे उसका टेम्परेचर कम होगा, वेपर किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आने के बाद लिक्विड का वेपर प्रेशर और सॉलिड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएंगे। इसे हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड become equal is called freezing point. Now two important things जो आगे काम आने वाली है related to vapor pressure. अगर मैंने दो लिक्विड्स लिए, ध्यान से सुन लेना, अगर मैंने दो लिक्विड लिए हैं तो लिक्विड की सरफेस पे कुछ मॉलिक्यूल्स ए लिक्विड के भी प्रेजेंट होंगे, कुछ मॉलिक्यूल बी के भी प्रेजेंट होंगे। मैंने आपसे क्या कहा था, वेपर कौन बनाता है, मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस। अभी मैंने जब ए और बी का मिक्सचर लिया तो सरफेस के ऊपर कुछ मॉलिक्यूल ए के प्रेजेंट होंगे, कुछ मॉलिक्यूल बी के, तो वेपर ए भी बनाएगा और बी भी। मतलब यहां पे जो वेपर होगी ये होगी वेपर ऑफ ए एज वेल एज वेपर ऑफ बी। लेकिन अगर मैंने वाटर में शुगर ऐड किया, वाटर में शुगर ऐड किया, तो ये जो ब्लैक मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं ये शुगर के हैं और शुगर वेपर नहीं बनाएगी। वेपर कौन बनाएगा, वाटर। तो यहां पे वेपर किसका होगा, ओनली वाटर का। यहां पे वेपर किसका होगा, लिक्विड ए एज वेल एज लिक्विड बी। तो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस में दोनों लिक्विड्स वेपर बनाते हैं। सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन में सॉलिड सॉल्यूट वेपर नहीं बनाता है, सिर्फ लिक्विड सॉल्वेंट ही वेपर बनाता है। इज दैट क्लियर? सो दिस इज अबाउट वेपर प्रेशर।